सबसे पहले कंपनी फाइनल अकाउंट है, क्लियरली मेंशन करते हैं कि किसी भी तरीके कंपनी फाइनल अकाउंट के अंदर अपने को दो तरीके, यानी नॉर्मली जब हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पढ़ा था या 11th में प्रोप्राइटरी फाइनल अकाउंट पढ़ा था या FY/SY में हमने जो भी मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट या पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट वहाँ पर भी पढ़ा था, तो उसमें हमने ये देखा था ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन SY के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जब हम लोग गए थे तो वहाँ पर हमको दो बना था, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। इन द सेम मैनर अपने को यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट बनाने हैं, एक आपको बैलेंस शीट बनानी है, दूसरा आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाना है, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्लियर है? तो बैलेंस शीट आज प्योरली ये अपन सिर्फ बैलेंस शीट के ऊपर डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है आपका लायबिलिटी वाला पार्ट और एक होता है आपका असेट वाला पार्ट, दो पार्ट होता है। अगर हम मैं लायबिलिटी के हिसाब से बात करूं तो लायबिलिटी में भी दो तरीके की लायबिलिटीज है। एक होती है इक्विटीज ओनर, जिसको हम ओनर बोलते हैं, और दूसरी होती है लायबिलिटीज, यानी नाम में ही है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इक्विटी की बात करेंगे तो उसमें आएगा शेयर होल्डर फंड। क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड। दूसरा वर्ड क्या था? लायबिलिटीज। अब लायबिलिटी दो तरीके की, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होती है करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में कितने पार्ट हो गए? तीन। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा करंट लायबिलिटी। समझा? पहली चीज, बैलेंस शीट कितने पार्ट में डिवाइड है? दो या तीन। कितने? दो पार्ट में, एक लायबिलिटी, दूसरा असेट। लायबिलिटी को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, या लायबिलिटी के हेडिंग में दो चीज है, एक इक्विटीज, दूसरा लायबिलिटीज। जब मैं बात करता हूँ इक्विटी की तो इट शोज शेयर होल्डर फंड। क्या दिखाता है? शेयर होल्डर फंड। और लायबिलिटी में दो तरीके की लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो टोटल तीन तरीके की लायबिलिटीज है। उसके बाद असेट्स में आएंगे तो असेट में दो तरीके के असेट है, नॉन करंट असेट, करंट असेट। नॉन करंट असेट के अंदर फिक्स्ड असेट और इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट को हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर करंट असेट आएगा, करंट असेट के अंदर आइटम्स आएंगे। क्लियर है? तो यानी बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, बेसिकली इक्विटीज एंड लायबिलिटी एक हिस्सा, दूसरा पार्ट हो जाता है असेट। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, शेयर होल्डर फंड्स, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज। उसके अलावा असेट्स को दो हिस्से में बांटा है, नॉन करंट असेट, करंट असेट। नॉन करंट असेट के अंदर फिक्स असेट भी आता है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और करंट असेट एक और हिस्सा हो जाएगा। ठीक है? तो टोटल दो हिस्से में असेट्स को डिवाइड किया है। बैलेंस शीट दिख रहा होगा। पहला शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या दिख रहा है? पहला दिख रहा है शेयर कैपिटल। तो हम लोग आज क्या करने वाले पता है? बैलेंस शीट के अंदर जो जो आइटम्स हमने वहां पर लिख के लिए है बैलेंस शीट के अंदर, उन सभी आइटम्स में क्या आएगा, क्योंकि हमें बैलेंस शीट में सिर्फ फाइनल अमाउंट को ट्रांसफर करना है। वी हैव नॉट टू क्रिएट ऑल द आइटम्स एंड उसका जैसे हम लोग कहते हैं कॉलम बना के डायरेक्टली कर, वैसा कुछ नहीं करना। हमको पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और कहाँ पर कौन सा आइटम जाएगा उस हिसाब से अपने नोट्स टू अकाउंट्स को बनाना होगा। ये नोट्स टू अकाउंट्स अपना एक सप्लीमेंट्री होता है फाइनल अकाउंट का। इस नोट्स टू अकाउंट्स के अमाउंट को फाइनल करके हम उसकी बैलेंस शीट में डालते हैं। बैलेंस शीट हमारा फाइनल ड्राफ्ट होता है, और जो भी एडजस्टमेंट, जो भी पोस्टिंग होगी वो हमारे किसके थ्रू जाने वाली है? नोट्स टू अकाउंट्स। यानी अगर मुझे शेयर कैपिटल का अमाउंट चाहिए तो शेयर कैपिटल का मुझे नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। अगर मुझे रिजर्व एंड सरप्लस का फाइनल अमाउंट चाहिए तो मुझे रिजर्व एंड सरप्लस का कंपलसरी अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, यानी नोट्स टू अकाउंट्स। तो हमें जो भी फाइनल अमाउंट चाहिए वो हमें किसके थ्रू जाना है? नोट्स टू अकाउंट्स के थ्रू जाना है। क्लियर? तो हम लोग आज एक एक करके क्या करेंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा आपका शेयर कैपिटल का। किसका बनेगा? शेयर कैपिटल। अब ध्यान दो, पहला नोट्स टू अकाउंट्स बना रहा हूं शेयर कैपिटल। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है प्रेफरेंस। सिंपल सी बात है। अगर मैं बात कर रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल की, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का जो भी अमाउंट होगा ना
उसको मुझे कहाँ डालना है, बाहर, यस और नो। और एक होता है मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्या होता है सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसको भी कहाँ लिखना है, बाहर। ये मुझे करना है। बेसिकली मुझसे क्या डिमांड की जाती है, बेसिकली मुझसे ये डिमांड की जाती है कि मुझे इक्विटी और प्रेफरेंस का फाइनल अमाउंट मुझे बाहर लिखना है, बट जो उम्मीद की जाती है वो थोड़ा सा अलग है इससे। फाइनल अकाउंट की शुरुआत करते समय, यानी जब कंपनी की बात करते हैं हम लोग, तो हमें इक्विटी और प्रेफरेंस तो लिखना ही है, नो डाउट, बट कंपनी कहती है कि सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन करो। क्या करो, क्लासिफिकेशन, कि भाई साहब इसमें हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है। कौन सा कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। सर ये ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, बोलो, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है सैंक्शन कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। ठीक है, कि ये मेरी हायर लिमिट है कि आप इससे ज्यादा शेयर को इशू नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? तो ऑथोराइज कैपिटल में आपको यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है और यहां पर आपको लिखना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी, यस और नो। अब यहां पर जो भी अमाउंट आएगा उसका हमें यहां पर बेसिकली टोटल लेना है, बट इट विल नॉट अफेक्ट योर बैलेंस शीट, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का हिस्सा तो होगा लेकिन ये बैलेंस शीट का टोटल नहीं करेगा। ये जो टोटल होगा वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, समझा? अब यहां पे जो भी मैं लिखूंगा ना, यहां पे मुझे नंबर ऑफ शेयर दिखाना है ऑफ रुपीज ईच। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज ईच, ये मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। जैसे 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर और वैल्यू दोनों दिखाना है, तब जाके मेरा ये नोट्स टू अकाउंट्स कंप्लीट होने की कगार पर आएगा, समझा? उसके अलावा दूसरा हमारा आएगा, ऑथोराइज के बाद आएगा इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। अब ये हमारा एक्चुअल में अफेक्ट करेगा, मतलब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी होगी ना वो दी होगी किसके बारे में मालूम है, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप के बारे में। और एडजस्टमेंट में नीचे दिया रहेगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज सो एंड सो, तो ऑथोराइज कैपिटल हमको यहां पर दिखाना पड़ेगा। ये दिखाया जाता है और आपको डिलीवर कुछ और किया जाएगा, समझा? जो दिखा के रखना है वो कहां पर आएगा सर, ऑथोराइज्ड में, और जो जिस पर एक्चुअली करना वो होगा इश्यूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप, यस और नो। इश्यूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप, सिंपल सी बात है। अब यहां पर क्या लिखोगे, पहला लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल, लिखने का तरीका सेम होगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखने का तरीका सेम होगा, वही नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ लिखना ही है, वो फाइनल है। इसका जो भी बैलेंसिंग अमाउंट बचेगा वो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यस और नो। और ये जो अमाउंट होगा ना ये हमारी बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा, हाँ है ना। कभी कभी क्या होता है मालूम है, एडजस्टमेंट देता है, देयर इज अ कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स मतलब पैसा आना बाकी है, मैंने पैसा मंगाया लेकिन पैसा आया नहीं। तो अगर आपको कॉल्स इन अरियर्स वाला पार्ट दिया है, कॉल्स इन अरियर्स समझ में आता है, मैंने आपसे 12,000 रुपये मांगा, आपने 10,000 भरा, तो 2,000 क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर्स। तो आपको पता होगा ना क्वेश्चन में कि इक्विटी का बाकी है कि प्रेफरेंस का बाकी है, तो क्वेश्चन में तो मेंशन होगा, तो वो कॉल्स इन अरियर्स आपको यहाँ पर क्या करना है, माइनस कॉल्स इन अरियर्स। आपको यहाँ पर बेसिकली क्या करना पड़ता है, माइनस। अब यहाँ पर किसके साथ माइनस करना है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, इक्विटी का बाकी है कि प्रेफरेंस का बाकी, तो जिसका बाकी रहेगा उसके हिसाब से वो एडजस्ट करना पड़ेगा। सेम कॉल्स इन एडवांस, क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस। पैसा मैंने मंगाया, तुमने एडवांस में भर दिया, तो उसको प्लस करोगे, कॉल्स इन एडवांस, यस और नो। किसका एडवांस है वो भी तो पता रहेगा, तो जिसका भी एडवांस वगैरह पार्ट रहेगा वो आपको वहां पर एडजस्ट करना पड़ेगा, यस और नो। इक्विटी का तो इक्विटी के साथ करो,
प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस के साथ एडजस्ट करो। क्लियर है क्या? तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या रहेगा? शेयर कैपिटल। और 101% आपको ये बनाना पड़ेगा, 100% आपको हर फाइनल अकाउंट में शेयर कैपिटल का इसी तरीके से दिखाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? सेकंड आ जाओ। सेकंड आपका आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। लाइन से बैलेंस शीट अगर रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सेकंड आपका आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, समझ में आ रही बात? अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा सर? एनी काइंड ऑफ अ रिजर्व, कोई किसी भी तरीके का रिजर्व होगा ना, वो सब कहां पर आएगा आपको? रिजर्व एंड सरप्लस। आपने कितने रिजर्व के नाम सुने जरा बताओ? सबसे पहले आपने क्या सुना? कैपिटल रिजर्व, वो भी आएगा। जनरल रिजर्व, वो भी आ जाएगा। उसके अलावा बताओ, बोलो ना। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड आ गया। आपने सुना होगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सुना होगा, वो भी आ जाएगा। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व सुना होगा, वो भी आ जाएगा। आपने रिजर्व फंड का नाम सुना होगा, सुना है क्या? वो भी आ जाएगा। अच्छा, आ गया। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम सुना है क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जितने भी हमने देखे ना सर, ये सारे के सारे क्या रहेंगे हमारे? रिजर्व एंड सब। और जो कहीं नहीं आएगा वो एनी रिजर्व्स के हिसाब से आ जाएगा। क्लियर? और इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर फाइनल बचेगा वो सब क्या करने का हमको आया ना? पक्का? श्योर? अभी फिलहाल मैं सिर्फ आइटम्स लिखा रहा हूँ, कहाँ पे कौन सा आइटम्स आएगा। जब हम लोग एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, जब एडजस्टमेंट के ऊपर अलग से एक लेक्चर होगा तो उसमें हम लोग बताएंगे कौन सा एडजस्टमेंट किसके साथ करना होगा और कौन सा कहाँ पर आ सकता है। ठीक है? डिफिकल्टी रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा, समझ में आया कि नहीं आया? थर्ड आइटम, बैलेंस शीट देखो, थर्ड क्या दिख रहा है आपको? अगर हमने मनी रिसीव किया है, जो किसी भी तरीके के शेयर वगैरह वारंट वगैरह इशू करने के बाद मिला, तो वो आपको स्पेसिफिकली लिखना है। लेकिन ये आइटम आपके कंपनी फाइनल अकाउंट में रेयरली देखने के लिए मिलता है, यानी 1000 सम में से 1 या 2 सम, यानी ना के बराबर। ठीक है? नेक्स्ट आइटम अब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग। पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट करने से पहले जो शेयर एप्लीकेशन मनी वगैरह है वो सब भी, ये जनरली आइटम्स आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन आ गया तो लिखने का, वो डिस्कस करते करते अपने को ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं हम लोग। उसके बाद आ जाए नॉन करंट लायबिलिटी। उस नॉन करंट लायबिलिटी में पहला आपको देखने के लिए मिलेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। दिख रहा है क्या? तो यहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, समझा? हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अपनी क्या हो जाएगी सर? हेडिंग। ऐसी बोरोइंग जो हमने कितने लंबे समय के लिए लिया, समझा? ऐसी बोरोइंग जो कौन से समय के लिए लिया हम लोगों ने? लंबे समय के लिए। जैसे डिबेंचर्स, हाँ, जैसे डिबेंचर्स, यस और नो। बैंक से अगर हमने लोन वगैरह लिया, बैंक लोन, वो भी क्या हो जाएगा सर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है? या अगर हमने लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, क्या? डिपॉजिट, जिसकी अवधि 1 साल या उससे ज्यादा है या 3 साल या उससे ज्यादा है, तो इस तरीके की जो बोरोइंग है जो लंबे समय के लिए, कितने समय के लिए? लंबे समय, मोर देन 12 मंथ्स। नॉर्मली लेस देन 12 मंथ शॉर्ट टर्म में आता है, और मोर देन 12 मंथ्स आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर देखने के लिए मिलता है। लेकिन अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दो अलग अलग टर्मोलॉजी है। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 6 मंथ्स, लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 36 मंथ्स। और इसके 6 to 36 जो देख रहा है वो मीडियम टर्म आ गया। क्या आ गया? मीडियम टर्म, समझा? लेस देन 6 मंथ देखा तो शॉर्ट टर्म, मीडियम में 6 to 36, और 36 से ऊपर गया तो लॉन्ग टर्म। तो अगर उसी तरीके से डिबेंचर वगैरह के बारे में भी बोला है तो वो कहां पर जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा। क्लियर है क्या? तो इस तरीके के आइटम जो आपको लॉन्ग टर्म नेचर में बोला वो सब कहाँ आएगा सर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। यस और नो?
बोरोइंग मतलब हमने लिया है, हमने बोरो किया है, हमने पैसा लिया है ना। और इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी आती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। देखो उसमें हेडिंग में दिया भी होगा शायद, दिया है क्या, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अभी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दो तरीके की, ध्यान से सुनो। मैंने सप्लायर से माल खरीदा, मैंने उसको बोला मैं तेरे को तेरा पैसा 1 साल के अंदर दे दूंगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो गई। क्या हो गई वो, शॉर्ट टर्म। और अगर मैंने उससे 12 महीने या उससे ज्यादा का समय मांग लिया तो वो क्या बन गया, लॉन्ग टर्म। तो ऐसा क्लासिफिकेशन करने के लिए ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डिबेंचर है जिसके लिए मैं वादा कर रहा हूं कि मैं 6 महीने के अंदर पे कर दूंगा, तो वो शॉर्ट टर्म में चलाए, तब वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नहीं दिखेगा, वो कहाँ दिखेगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखेगा। ठीक है, ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ये सब अगर मोर देन 12 मंथ्स या 36 मंथ्स है तो वो लॉन्ग टर्म में आएगा, अदरवाइज कहां पर देखने के लिए मिलेगा आपको, शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग मेजॉरिटी आइटम्स को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। जैसे टैक्स का प्रोविजन हो गया, किसका, टैक्स प्रोविजन हो गया। टैक्स प्रोविजन, टैक्स का पैसा मुझे 1 साल के अंदर पे करना, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया। अगर मैं उसको लॉन्गर पीरियड के लिए रख रहा हूं तो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया। समझा, ये किसके ऊपर डिपेंड है, ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर, ड्यूरेशन के ऊपर, कि ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म का है कि लॉन्ग टर्म का है। समझ में आ रही बात, हाँ है ना। फिर आ जाओ लॉन्ग टर्म प्रोविजन, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फोर्थ, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इस प्रोविजन में ज्यादातर आपको है ना एम्प्लॉय बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय रिलेटेड प्रोविजन। किससे रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, एम्प्लॉय। यानी एम्प्लॉय को हम बेनिफिट देते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है ना, तो हमने प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड निकाला। क्या निकाला, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय रिलेटेड कोई प्रोविजन रहेगा तो उसको हम लोग क्या मानेंगे सर, लॉन्ग टर्म मानेंगे। क्या मानेंगे, लॉन्ग टर्म। क्लियर है क्या, यस और नो। तो जो भी अमाउंट आएगा वो कहां पे आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। क्लियर है। फिर आ जाओ आप करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में पहले क्या देखने के लिए मिल रहा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब मैंने आपको कुछ बताया था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कैसे डिसाइड करोगे सर, ड्यूरेशन के हिसाब से। उसी तरीके से शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी आप कैसे डिसाइड करोगे, लेस देन 6 मंथ्स, है ना। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, लोन ही लेते हैं, पैसा ही लेते हैं, लेकिन ड्यूरेशन मोर देन और 6 मंथ का देखना है अपने को। तो यहां पर भी अगर हमने किसी से लोन लिया है, और वो भी किसके हिसाब से सर, ड्यूरेशन के हिसाब से, या हमने ट्रेड क्रेडिट लिया है, क्या लिया है सर, ट्रेड क्रेडिट वगैरह लिया है ना। ट्रेड क्रेडिट समझता है, मैं गया बाजू वाले की दुकान में से पार्ले जी उठाया, खा लिया, उधारी खाया, 5 रुपए का पार्ले जी उधारी रखा, ठीक है, तो वो एक तरीके का उधारी हुआ। बट ये सालों साल चलता है क्या, नहीं, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग वगैरह बोल सकते हैं। यस और नो। या हमने किसी से एडवांस वगैरह लिया है, एडवांस रिसीव, एडवांस रिसीव, अगर आपने किसी से एडवांस वगैरह भी लिया ना सर, वो कहाँ पे आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा। कहाँ आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। यस और नो, पक्का। फिर आ जाओ नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, ट्रेड पेबल। अब नाम से ही मालूम पड़ा सर क्या है वो, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल में 2 आइटम्स आते हैं, कितने आइटम्स आते हैं, 2। कौन कौन सा, एक आता है क्रेडिटर्स और एक आता है बिल्स पेबल। ज्यादातर 2 ही आइटम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। सर इसमें और वैरायटी और आइटम्स आ सकते हैं क्या, नहीं। क्रेडिटर ऐसा बोला है, क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। 2 तरीके के क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर फॉर गुड्स या क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। मैंने सामान खरीदा, सप्लायर ने मुझे सप्लाई क्या किया, सामान सप्लाई किया, तो वो क्रेडिटर बन गया मेरा। अब मैंने सीसीटीवी लगाने के लिए ना एक बंदे को बुलाया, वो सीसीटीवी लगा के चला गया, तो उसने सप्लाई किया क्या, नहीं, उसने मुझे अपनी सर्विस दिया, मैंने बोला तेरा पैसा मैं 2 दिन में दे देता हूं, तो क्या हो गया, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस। समझा। नेक्स्ट आइटम बोलो, अदर करंट लायबिलिटीज।
अदर करंट लायबिलिटी। जो लायबिलिटी आपको कहीं समझ में नहीं आ रही है, ज्यादातर आपको पता है इतना तो कंफर्म है वो एक लेस देन 6 मंथ्स वाला है, वो कहां पर चला जाएगा आपका अदर में। कहां जाएगा? अदर में। तो जो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, जिसका ड्यूरेशन क्या रहेगा? ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी लेस देन 12 मंथ्स, 12 महीने उससे कम है, तो क्या माना जाएगा? करंट लायबिलिटी। क्या माना जाएगा? करंट लायबिलिटी। वो सब किधर चला जाएगा आपको? अदर करंट लायबिलिटीज में। यस और नो? इसके अलावा आपको एक और प्रोविजन देखने के लिए मिलेगा, देखो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या देखने के लिए मिलेगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा पता है? एक ही आइटम आता है ज्यादातर, प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या दिखता है? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। समझा? यस और नो? यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स। और एक आइटम आता है प्रपोज्ड डिविडेंड आता है। क्या आता है? प्रपोज्ड डिविडेंड। तो प्रपोज्ड डिविडेंड हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग में डालेंगे। कहां डालेंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। प्रपोज डिविडेंड कहां पे डालेंगे हम लोग? शॉर्ट टर्म। अब देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ है ना, कभी कभी एडवांस टैक्स आता है। वो कब आता है? वो एडजस्टमेंट में मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? वो कब आएगा? जब एडजस्टमेंट अपन करेंगे ना, स्पेसिफिकली एडजस्टमेंट कब करना है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। भाई वो आइटम्स बता रहा हूं जो मेच्योरिटी टाइम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? लायबिलिटी में देखो कुछ बचा है क्या? देखो लाइन से हम लोग गए, लाइन से हम लोग को ऐसा भी लग रहा है कि कुछ बचा कुछ है, ज्यादातर हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आ जाओ असेट में। असेट में क्या आओगे? तो असेट में सबसे पहला आइटम आपको देखने के लिए मिलेगा टेंजिबल। यस और नो? टेंजिबल में फिक्स एसेट्स आते हैं। फिक्स एसेट्स के अंदर टेंजिबल आ गया। अब टेंजिबल में मुझे बताने की शायद ज्यादा जरूरत नहीं है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर कार, मोटर वैन। यस और नो? ये सब मेरे कौन से असेट हो गए सर? टेंजिबल। और अगर कहीं पे डेप्रिसिएशन वगैरह दिख गया तो वो डेप्रिसिएशन को क्या करना है? डेप्रिसिएशन क्या करोगे सर? डेप्रिसिएशन लेस करना है। क्या करना है सर? लेस। यस और नो? वो लेस करके आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। यस और नो? टेंजिबल के अलावा एक और देखने के लिए मिलेगा आपको इनटेंजिबल। इनटेंजिबल। इनटेंजिबल में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है? गुडविल। गुडविल। कोई भी आपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाया, आपको लगता है आपकी टेक्नोलॉजी को चोरी नहीं करना चाहिए, तो ज्यादातर केसेस में आप क्या करते हो? पेटेंट करवाते हो, जो आपका यूनिकनेस है, ठीक है? तो गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, यस और नो, लोगो हो गया। ये सब क्या हो गया आपका? एक इंटेंजिबल है। और अगर राइट ऑफ वगैरह बोला तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन यहाँ पे लेस करते हैं, वैसे अगर यहाँ पर राइट ऑफ वगैरह कुछ बोल दिया ना, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको लेस करेंगे। यस और नो? क्लियर? फिर नीचे एक और आइटम की तरफ आ जाओ। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा, दिख रहा है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट में क्या था मालूम है? जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, अब इन्वेस्टमेंट आप कहीं पे भी कर सकते हो, शेयर्स में, डिबेंचर में, पब्लिक डिपॉजिट में, किसी और कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे, आपने लैंड खरीदा, आपने प्रॉपर्टी खरीदा, बट ये इन्वेस्टमेंट आपने किया है, पैसा तो लगाया है, बट यहां पर भी क्या इंपॉर्टेंट है? ड्यूरेशन। कितने समय के लिए लगाया है? तो आप अगर आपने पैसा लगाया है, आप इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी कर सकते हो बेटा, इन्वेस्टमेंट होना है, बट ये इन्वेस्टमेंट कितना ड्यूरेशन का है वो आपको डिसाइड करेगा कि नॉन करंट में आना है कि नहीं आ रहा है। समझा? तो ये जो इन्वेस्टमेंट जो नॉन करंट में आ रहा है वो कौन सा पर्पस होना चाहिए? लॉन्ग। कौन सा होना चाहिए? लॉन्ग। तुम ये नहीं बोल सकते इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नहीं आएगा, आएगा। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर आ सकता है, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक डिपॉजिट आ सकता है, इन्वेस्टमेंट इन एफडी आ सकता है,
बिकॉज द ड्यूरेशन शुड बी मोर देन 12 मंथ्स। समझा, ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड है। यस और नो। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आइटम क्या दिखता है आपको? डिफर्ड टैक्स एसेट, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से कि आपका टैक्स लायबिलिटी कहां पर देखने के लिए मिलेगा उसके। नेक्स्ट आ जाओ, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। नाम से पता चलना चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। अगर आपने किसी को लोन दिया है, आपने दिया है, आपने क्या किया, किसी को लोन दिया है, लोन गिवन, आपने लोन दिया है, या आपने किसी को दिया है एडवांस, यस और नो, और इट इज फॉर द लॉन्ग टर्म। समझा, आपने लोन दिया भैया, आप दे रहे हो, आप टाटा ने समझो रिलायंस को लोन दे दिया, रिलायंस को तो पैसे से मतलब है, लोन कोई भी दे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी दे, तो आपने लोन दे दिया, तो लोन गिवन या एडवांस गिवन क्या हो जाएगा आपके लिए, एसेट। बट इसका पर्पस भी क्या होना चाहिए सर, लॉन्ग ड्यूरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन। नेक्स्ट आ जाओ, अदर करंट, जिसका कोई नहीं उसका कौन होगा, अदर करंट एसेट। समझा, नॉन करंट एसेट। आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आया तो अदर में डाल के छोड़ देने का, ज्यादातर वही होता है। नेक्स्ट बोलो, करंट एसेट। करंट एसेट में क्या आ गया, पहला करंट इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है, वैसा हमारा क्या रहेगा सर, करंट इन्वेस्टमेंट। यस और नो। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने पैसा लगाया, बट कौन से टाइम के लिए सर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। मैंने यहाँ पर भी किया है, इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पर भी किया है, तो इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो उस हिसाब से आपको समझना है कि नॉन करंट है कि करंट है। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट आ जाओ, फिर आता है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी, इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक। इन्वेंटरीज मतलब क्या होता है सर, स्टॉक। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक। स्टॉक कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन सा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। 3 तरीके के स्टॉक होते हैं। तीनों में से कुछ नहीं बोला है तो क्या करने का, एक ही लिखने का, स्टॉक। स्टॉक किधर आता है, इन्वेंट्री में। किधर आता है, इन्वेंट्री। नेक्स्ट बोलो, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, जैसे ट्रेड पेएबल में कितना आइटम थे सर, 2, तो यहाँ पर रिसीवेबल में भी कितने होंगे, 2। कौन कौन सा, डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल। डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे। यस और नो। अच्छा, डेटर्स में भी वैरायटी बोला तो क्या बोलेगा, गुड्स और एक्सपेंस। कस्टमर है, कस्टमर को मैंने माल भेजा तो डेटर फॉर गुड्स हो गया, और डेटर फॉर एक्सपेंस, ऐसा 2 वैरायटी कर दिया। या और ज्यादा घुमा तो लेस देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स, लेस देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ, तो वो अदर वगैरह कैटेगरी में आ जाएगा। स्पेसिफिकली 90% क्वेश्चन में तो ऐसा रहता है, जो नए तरीके के सम आते हैं उसमें इंफॉर्मेशन ही रहने वाला है। फिर नेक्स्ट आइटम पे आ जाओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा सर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ज्यादातर दो। बैंक ओवरड्राफ्ट का नाम सुना है, ये नेगेटिव बैलेंस होता है हमारा बैंक का। या तो आप यहाँ पर करोगे तो भी चलेगा, या तो आप शॉर्ट टर्म बोरिंग में लिखा तो भी चलेगा, दोनों जगह चलता है, क्योंकि दोनों तो बैंक से ही कनेक्टेड है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब मेरा जो बैंक का बैलेंस है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो मैंने यहाँ किया तो भी चलेगा और यहाँ लिखा तो भी चलेगा। सर सही क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म में डालना, समझा, क्योंकि 1 साल के अंदर उसको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है ना अपने को। इसके अलावा आ जाओ नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, नाम से ही मालूम पड़ता है सर, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। अब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में एक ही चीज़ है, हमने किसी को लोन दिया है शॉर्ट पीरियड के लिए, हमने किसी को एडवांस दिया है शॉर्ट टाइम के लिए,
और इसमें सबसे फेमस आइटम होता है आपका एडवांस टैक्स। क्या आता है? एडवांस टैक्स। इसके अलावा जो मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया वो तो है ही। क्लियर है क्या? समझा? तो ज्यादातर यही है, और जिसका कोई नहीं उसका क्या रहेगा? अदर। जिसका कोई नहीं उसका क्या रहेगा? अदर। क्लियर है? ये वो आइटम्स है जो ज्यादातर आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेंगे। समझा? इसके अलावा एडजस्टमेंट होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पता है आपको? हर सम में शेयर कैपिटल बनाना ही है, रिजर्व एंड सरप्लस बनाए नहीं। बाकी क्वेश्चन पढ़ोगे, मार्किंग करोगे, और उस मार्किंग के हिसाब से आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा? एलोकेट करना पड़ेगा। समझा? इसमें एक स्टार मार्क कर देता हूं, और यहाँ स्टार मार्क करके मैं यहाँ लिखता हूं एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट। इसलिए मैं लिख रहा हूँ वाले में, क्योंकि जब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे ना, या एडजस्टमेंट जब एक्सप्लेन करूंगा ना, तो ये एप्रोप्रिएशन आपको ज्यादा याद रहेगा कि सर आपने ऐसा बाढ़ मारा था, स्टार मारा था, एप्रोप्रिएशन लाल कलर में लिखा था। क्यों? क्योंकि इस पे स्पेशल डिस्कशन होगा। एप्रोप्रिएशन होता क्या पहले समझो। इस साल मैंने जितना भी प्रॉफिट कमाया, ठीक है, उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा मैं या तो रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा, तो मैं जिस रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा हूं ना, उसमें से क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर किया तो उधर प्लस करना पड़ेगा, यानी वो रिजर्व बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। तो रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा, या उस प्रॉफिट में से मैं डिविडेंड डिक्लेयर करूंगा, प्रॉफिट में से हिस्सा दूंगा ना, किसको दूंगा? इक्विटी को या प्रेफरेंस को। तो ये दो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट में करने आता हूं। वो एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट भी आपको यहां पर इंडिकेट करना पड़ेगा, बट वो एडजस्टमेंट के टाइम पे अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ये ऐसे आइटम्स है जो मैक्सिमम चीजें आपको ध्यान में रहनी पड़ेगी, ज्यादातर याद रखने की भी जरूरत नहीं, मैं तो ये बोलता हूं। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस याद रहता ही है। डिबेंचर लॉन्ग टर्म में ही आएगा, बैंक लोन लॉन्ग टर्म में ही आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एडवांस टैक्स शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। समझा? इन्वेंट्री स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल बिल रिसीवेबल डेटर, ट्रेड पेबल क्रेडिटर बिल्स पेबल, ठीक है, कैश इन एंड कैश एट बैंक, कैश इन कैश इक्विवेलेंट, दैट्स इट। इसके अलावा जो भी आइटम्स देते हैं वो क्या रहेगा? फिक्स एसेट, टेंजिबल और इनटेंजिबल, दैट्स इट। इसके अलावा बैलेंस शीट में कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। कोई भी अगर आपने पुराना सम रहेगा दिमाग में अगर बैठा होगा तो आपने देखा होगा इक्विटी दिया है, प्रेफरेंस दिया है, क्रेडिटर दिया है, बिल्स पेबल दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में डाल दो, है ना। कैश इन एंड कैश एट बैंक आ गया, सीएनसी में डाल दो। एसेट साइड में जाओगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन, फर्नीचर, फिक्चर, मोटर कार, मोटर वैन, है ना, या एसी आ गया, बुक्स आ गया, फर्नीचर आ गया, तो ये सारे एसेट टेंजिबल में आ गए। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या आ गया आपका। अब आपने एक और आइटम सुना होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एसेट्स, हैवी डिस्काउंट, जिसका कोई नहीं उसका अदर करंट एसेट। समझा? क्या हो गया? अदर करंट एसेट। सर अदर में भी दो, करंट भी होता है, नॉन करंट भी होता है, तो वो देखने का लेस देन 12 मंथ है कि मोर देन 12 मंथ्स है। लेस देन 12 तो अदर करंट एसेट में डालो, मोर देन 12 मंथ्स है तो अदर नॉन करंट एसेट में डालो, दैट्स इट। इसके अलावा क्वेश्चन में ज्यादातर आइटम्स आपको पूछने वाले नहीं है, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर कौन से हेडिंग में कितने आइटम्स आएंगे वो समझ में आ गया क्या? अपने इसमें देखोगे तो आपको टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइटम्स लिख के दिया है, लेकिन ये वो आइटम्स है जो ज़्यादातर आपको पूछे जाते हैं। क्लियर है? उसके अलावा क्वेश्चन में जो भी आएगा वो तो अपन डिस्कस करने ही वाले। क्लियर है?